बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस पे बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। लास्ट क्लास में हम लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस के ऊपर बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। तो मेडिकल अलाउंस के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, ये सब कुछ हो गया था टॉपिक हमारा। तो फिर डिस्कशन हमारा कहाँ गया था? प्रोविडेंट 3 केसेस हो गए थे। अच्छा, इसके 3 केसेस हमने कर लिए थे। एक दफ़ा दोबारा सुन लें इसको आप। मतलब मैंने लास्ट क्लास में सुपर एनुएशन फंड और इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ऐसा ही है ना? तो बताइएगा। लास्ट क्लास में हमने बात की मेडिकल अलाउंस के ऊपर। तो अगर आपको सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिल रहा है हर महीने रेगुलरली, तो वो फिक्स अमाउंट भी है और या एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी भी मिल रहा है, फिर भी लॉ ने क्या किया? उसको एग्जेम्प्ट किया। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि इसके अलावा अगर कोई भी अलाउंस आपको मिलता है, चाहे वो ऑफिस पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, अगर फिक्स मिलता है पर मंथ या एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी मिलता है रेगुलरली बेसिस पर, तो फिर वो ऑफिस पर्पस होने के बावजूद भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा, सैलरी का पार्ट बनेगा, अगर आपको ये तमाम बातें याद हों तो। अच्छा, अब मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन क्या है? मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी के 10% के बराबर क्या है? एग्जेम्प्ट। याद है? मैंने मिसाल ली थी सैलरी की आपको। 12 लाख रुपए मैंने ईयरली सैलरी अज्यूम की, पर मंथ 1 लाख रुपए, और हमने कहा जी मेडिकल अलाउंस है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 10,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 किया, बना 1,20,000 रुपये। तो एक तरफ रखी हमने बेसिक सैलरी 12 लाख, उसके नीचे हमने रखा 1,20,000 क्या? मेडिकल अलाउंस। और उसमें से हमने क्लेम की एग्जेम्पशन लेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 12 लाख का 10% क्या बना? 1,20,000। और 1,20,000 पूरा का पूरा क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। और मेडिकल अलाउंस नेट होके निल हो गया और सैलरी में कुछ भी शामिल नहीं हुआ। फिर मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2, बेसिक सैलरी आपकी वही 12 लाख है, मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है पर मंथ कितना? 15,000। 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे? 12 से, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना बनेगा? 1,80,000। तो हमने कहा बेसिक सैलरी हमने रखी कितनी? 12 लाख, उसमें मेडिकल अलाउंस ऐड करवाया कितना? 1,80,000। लेकिन उस पर एग्जेम्पशन आ रही है बेसिक सैलरी का 10%, 12 लाख का 10%, 1 लाख। तो 1,80,000 में से 1,20,000 क्या कर दें? माइनस कर दें। तो नेट मेडिकल अलाउंस कितना बचा? 60,000 का मेडिकल अलाउंस नेट होकर सैलरी का पार्ट बना। याद है? फिर इसका तीसरा सिनेरियो था, वो ये था कि मेडिकल अलाउंस आपको तो बेसिक सैलरी के 10% से भी कम मिल रहा है। तो अगर 10% से कम मिल रहा है तो 10% तक वैसे ही क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो अगर मिसाल के तौर पर बेसिक सैलरी वही 12 लाख है, मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है 8,000 रुपये पर मंथ, कितना बना? 96,000। अब बेसिक सैलरी का 10% बनता है 1,20,000, तो आपको जो मिल रहा है वो 1,20,000 के अंदर अंदर ही मिल रहा है। तब आप 1,20,000 लेस नहीं करवाएंगे, 96,000 लेस करवा देंगे, और इस केस में भी कोई अमाउंट सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये मेडिकल अलाउंस पे हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, हो गई थी। अच्छा, दूसरा डिस्कशन हमारा शुरू होना था किस चीज़ पर? मेडिकल फैसिलिटी। मैं आपको बता रहा था 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक हॉस्पिटल जिससे आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे एम्प्लॉयमेंट कार्ड शो करके आपके पास आएंगे और आपने उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी। एक सिनेरियो ये है। दूसरा क्या है? आप एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि जी आप अपने ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो करें और उसके बिल्स लाएं और उसकी बिल्स की फाइनेंस डिपार्टमेंट से रीइंबर्समेंट ले लें। तीसरा सिनेरियो ये है कि कंपनी आपका ग्रुप इंश्योरेंस करवा दे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो फिर इस केस में जब भी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आएगी या इलाज मुआवजा होगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उन एक्सपेंस को क्या कर देगी? रीइंबर्स कर देगी। ये 3 सिनेरियो हैं। इन तीनों सिनेरियो को कहा जाएगा मेडिकल फैसिलिटी और
रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो कि अलाउंस नहीं है। फैसिलिटी जब अवेल करेंगे तब बेनिफिट एंजॉय कर पाएंगे। रीइम्बर्समेंट जब मिलेगी जब एक्सपेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मेडिकल अलाउंस तो आपको बगैर बीमारी का बहाना किए भी हर महीने पाबंदी से मिल जाएगा। ये फर्क पता है ना, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। अच्छा जी, अब सवाल क्या है, मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन समझ में आ गई। अब एग्जेम्पशन है मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट की। इसको पढ़ने से पहले अपने दिमाग में लाएं, क्या आप खुद किसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं? ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, शायद वो रिकॉर्डिंग में आया कि नहीं आया। अगर आप खुद किसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं तो फिर तो ये फॉल करेगा सर्टेन परक्विजिट विदाउट इनकरिंग मार्जिनल कॉस्ट, और वैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल नहीं है, इसके बावजूद भी उनका एम्प्लॉयर उनको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करता है। सही है? आप पीआईए के एम्प्लॉय हैं, आपको पीआईए की तरफ से क्या मिल रही है? मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट। तो इसका तो पीआईए हॉस्पिटल का नाम थोड़ी है। हाँ, अगर आप आगा खान के एम्प्लॉय हैं तो फिर तो एम्प्लॉय किसके हो गए आप? हॉस्पिटल के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉल कर गया सर्टेन परक्विजिट विदाउट इनकरिंग। पक्का? कंफर्म? अच्छा, तो आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस मिल रहा है। इसके ऊपर आपको दो स्ट्रक्चर क्रिएट करने दिमाग में। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल, क्या ये बात आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है कि कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट देने की पाबंद होगी? अगर ऐसा है कि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है ना, कि आपकी सैलरी क्या है, इंक्रीमेंट किस तरह होगा, बोनसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, अकोमोडेशन होगी, सब कहाँ लिखा हुआ है? तो अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिल रही है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये बेनिफिट, ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्प्ट होने की पहली शर्त क्या है? इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना। ये बुनियादी शर्त है, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। इसके अलावा दो बातें और शराइत में शामिल। पहली शर्त, अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फिर आपने जिस हॉस्पिटल से अपना इलाज मुआवजा करवाया उस हॉस्पिटल का चाहिए एनटीएन नंबर। क्या चाहिए? नेशनल टैक्स नंबर। और अगर आप किसी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाके इलाज मुआवजा करवा कर आए थे तो वो इंडिविजुअल पर्सन है, हॉस्पिटल तो कहाँ फॉल करेगा? कंपनी की डेफिनेशन। पता है ना आपको? आगा खान हॉस्पिटल कहाँ फॉल करेगा? लियाकत नेशनल या इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं वो सारे कहाँ फॉल करेंगे? कंपनी की डेफिनेशन। ऐसा ही है ना? तो अगर हॉस्पिटल का एनटीएन या मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन, जो कि सीएनआईसी नंबर के बराबर होता है, यानी सीएनआईसी नंबर ही मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन समझा जाएगा। और आपके एम्प्लॉयर का क्या चाहिए? अटेस्टेशन। मतलब आपका एम्प्लॉयर इस एक्सपेंस को क्या करे? वेरीफाई करे। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस हुई है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन भी मौजूद है और मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन भी मौजूद है, तो फिर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का जो बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब अगर मैं बोलना ये चाह रहा हूं, कंक्लूड कर दें बात को, अगर
मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ, सॉरी, इन अकॉर्डेंस विद, नॉट गलत बोल दिया मैंने, अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर इस एक्सपेंस को वेरीफाई ना करे, या मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन ना हो, हॉस्पिटल वो एनटीएन देने से इनकार कर दे, डॉक्टर साहब शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने से इनकार कर दे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेनिफिट फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आता है? अच्छा, पेपर में हमारी नॉर्मल अजम्पशन क्या होनी चाहिए? पेपर में हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव थॉट रख के ही आप पेपर चलाएंगे आगे। यानी अगर पेपर में लिखा हुआ आ रहा है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिल रही है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नॉर्मल अप्रोच ही आप एज्यूम करें कि हाँ जी एनटीएन और अटेस्टेशन क्या है, मौजूद है, जब तक के क्वेश्चन खुद से ना बोले कि नहीं मौजूद। समझे है कुछ बात या नहीं? इसका मतलब नॉर्मली इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर ये फैसिलिटी मिलती है तो हम इसके बेनिफिट को क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा केस क्या है, आवाज नहीं आ रही, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या केस है, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि आपको ये कंपनी मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट देने की क्या है, पाबंद है। आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, बीमारी आई, हॉस्पिटलाइज हो गया एम्प्लॉय, फिर उसके बाद वहाँ बिल्स बने, बिल्स इतने ज़्यादा थे कि उसके लिए अफोर्ड करना क्या था, मुश्किल था। उसने रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी, तो फिर उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर एज अ गुडविल जेस्चर कंपनी ने क्या कर दिया, एक्सपेंस रीइंबर्स कर दी। तो इसका मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट कंपनी ने एक्सपेंस रीइंबर्स कर दिया। अब ये क्या कहलाएगा, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉट इन अकॉर्डेंस? तो फिर अब ये पूरा का पूरा अमाउंट सैलरी का पार्ट बनेगा, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं। अच्छा, अब नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने का एक मायना और भी, एग्जामिनर ना वो तो उलझाता है बच्चों को। क्या ये मुमकिन है कि कंपनी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस की कोई लिमिट डिफाइन करे साल की? ये जो एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कार्ड्स होते हैं, इनकी लिमिट मैक्सिमम जाती है आमतौर पे 10 लाख रुपए तक। कहाँ तक जाती है? और कंपनी कहती है भाई 10 लाख तक अगर साल में कोई खर्चा हुआ ना आपके मेडिकल के ऊपर, तो हम आपको रीइंबर्स कर देंगे या आपके बिल्स की डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर खर्चा 10 लाख से, तो फिर वो आपको खुद बर्दाश्त करना। अब फर्ज कीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये लिखता है कि लिमिट कितनी है, 10 लाख। तब लिमिट कितनी है, 10 लाख। खर्चा होता है 15 लाख का, खर्चा होता है 15 लाख में 10 लाख किसने दी, एम्प्लॉयर ने, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए। क्या हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए। अब बचे क्या, वो अगर आपने अपनी जेब से दिए तो फिर ये बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए आपने इस 5 लाख के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, और ये 5 लाख भी आपको स्पेशल रिक्वेस्ट पर रीइंबर्स हो गए। अब इस 5 लाख को आप किस खाते में डालेंगे, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉट इन अकॉर्डेंस? हाँ, ये 5 लाख रुपए आप सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। ये पेपर है। एग्जामिनर क्या करता है, केसेस को मिक्स करता है ताकि जब पेपर दे रहा हो बंदा तो वो डिसीजन मेकर बने। यानी पहले कंफ्यूज होके हुआ क्या है मेरे साथ, समझे कुछ बात या नहीं? तो ये क्लियर हो गया सबको या नहीं? अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि या तो आपको कंपनी क्या देगी, मेडिकल अलाउंस, तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, या फिर कंपनी आपको क्या देगी,
मेडिकल फैसिलिटी, तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। आम तौर पर किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये दोनों ऑप्शन बैक वक्त मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ये कहता है कि मुझे कंपनी ने मेडिकल अलाउंस के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी या री इम्बर्समेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले यहां तक आपने सब कुछ पढ़ लिया? मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया था यहां तक कल? ये तो नहीं पढ़ाया था ना? ये आप पढ़ लिया आपने? एक दफा यहां से पढ़कर फिर इस सवाल के जवाब की तलाश में चलते। तो लिखा हुआ क्या आ रहा है? मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विथ, ये फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिल रही है इन अकॉर्डेंस विथ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लिखा हुआ क्या है? फुली, 1 रुपया भी टैक्स नहीं होगा। शर्त क्या है? इफ NTN नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एम्प्लॉयर्स अटेस्टेशन आर अवेलेबल। ठीक है जी। मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल। ठीक है। नोट्स फॉर स्टूडेंट जो है ना, वो ई और एस हटा के पढ़ते, नॉट फॉर स्टूडेंट। सही है ना? चलें, बहरहाल पूरी किताब ही हमारे लिए नहीं है सर। अच्छा जी, इन केस ऑफ एन, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? डॉक्टर साहब, इंडिविजुअल अपना क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है ना? तो फिर NTN क्या होगा? CNIC चल भी, बस डॉक्टर साहब से जाते जाते NIC की कॉपी ले लेना। ठीक है। बहरहाल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, और डॉक्टर साहब ने कहा नहीं भाई, तुम यहां अपनी ये बेनिफिट एग्जाम कराओगे, वहां FBR मुझे टैक्स का नोटिस भेज देगा, तुम्हारा तो टैक्स माफ है, मुझ पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, चलो बहरहाल। नंबर टू रीइंबर्समेंट ऑफ प्रैक्टिशनर पे टैक्स वैसे लगा ना। देखिए, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी, किसी एक शख्स का एक्सपेंस दूसरे शख्स की क्या होता है? इनकम होता है। तो इसका मतलब जो आप उसको बिल्स रीइंबर्स जो आपको हो रहे हैं वो आपने पे तो किए ना उसको। अब वो प्रूव ये कर रहा है कि मुझे वो पैसे मिले अपना NTN देकर। अब अगर वो उस इनकम को डिक्लेयर नहीं करता और आप यहाँ सिस्टम में कहते हैं कि जी मुझे फला डॉक्टर साहब ने ये फैसिलिटी वहाँ से मिली थी और ये वहाँ के बिल्स हैं, और वो उस इनकम को डिक्लेयर, तो आपने एविडेंस दिया। पंखा, आपने एविडेंस दिया। उठ के खोल लो यार, इतना मसला है तो। हाँ, तो उठ के खोल लो पंखा। यहां से 2 ही खुलेंगे बेटा। अब जिसने 4 बोला वो खुद उठ जाए। ये देखो, ये देखो, पढ़ाई के लिए इतनी फुर्ती नहीं दिखा सकता ये बंदा। अभी मैंने उसको बोला भी ना था, उससे पहले उसने क्या कर दिया। ठीक है जी, हमारी बात ये हो रही थी कि आपका एक्सपेंस कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया, वो आपके लिए बेनिफिट बन गया, लेकिन उसने जो पैसे डॉक्टर को मिले हैं वो तो उसकी सर्विस के बदले मिले हैं। वो डॉक्टर साहब की क्या है? इनकम है। और जो बिल वो आपको दे रहे हैं, वो अगर वो अपनी इनकम के तौर पर डिक्लेयर ना करें, तो आपके पास जो बिल का एविडेंस है जिसकी बेस पर आप क्या बना रहे हैं उसको एग्जाम, वो FBR के पास अगर चला जाए तो FBR उस बेस पर डॉक्टर साहब से पूछ सकता है ना कि आपने इस इनकम पे टैक्स क्यों नहीं दिया। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स बाय, ये कौन सा केस है? कंपनी ने आपका क्या करवाया था? ग्रुप इंश्योरेंस करवाया था, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर कंपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रही है तो इसका यही मतलब है कि ये इन अकॉर्डेंस विद, ये कंपनी पॉलिसी है, क्योंकि सबका हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स बाय
अंडर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अरेंज बाय द इज नॉट टैक्सेबल। यहां से होने वाली रीइंबर्समेंट भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये भी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कंपनी ने अरेंज किया, आवाज नहीं आई। और बस शर्त यह है कि इस केस में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का, एनटीएन और एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन मौजूद। थर्ड पार्ट, सर्टेन परक्विजिट विदाउट इनकरिंग मार्जिनल कॉस्ट। वो कहता है अगर आपका एम्प्लॉयर ही कौन है तो फिर वो एग्जेम्पशन इधर से नहीं है, वो एग्जेम्पशन वहां से है, सर्टेन परक्विजिट विदाउट इनकरिंग मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब फिर उस केस में एनटीएन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर ही कौन है, हॉस्पिटल, वो इसमें इस कंडीशन में इस सेक्शन में फॉल ही, उसका सेक्शन ही कुछ और है, उसको एग्जेम्पशन इस कानून ने नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन ने प्रोवाइड किया। ठीक है ना। तो लिखा हुआ क्या, इफ द एम्प्लॉयर इज अ हॉस्पिटल और क्लिनिक देन एनटीएन एंड attestation are not required as it will be covered in clause 53A part 1 second schedule where no such requirement is mentioned। यानी उसकी exemption clause 139 की वजह से नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या है सर क्लाउज? भाई इसके लिए आपको देखना होगा असल कानून जिसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है ना। तो इसको किताब खोलने का तरीका ये है कि आप इसको, ये लिखा हुआ इस तरह है रेफरेंस, लेकिन इसको ओपन करने का तरीका ये है कि पहले आप ओपन करेंगे सेकंड शेड्यूल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर बने होंगे ना, उसमें आप क्या ओपन करेंगे, सेकंड शेड्यूल। उसमें सेकंड शेड्यूल ओपन करने के बाद आप कहां जाएंगे, पार्ट 1 में, और फिर उसके बाद पार्ट 1 में आप कहां जाएंगे, क्लाउज 53A पर। तो किताब ये जो लिखा हुआ है किताब की तरतीब नहीं है, ये लिखने का अंदाज है। लेकिन अगर आप इसको खुद जाके वेरीफाई करना चाहते हैं तो किताब इस तरह खुलेगी, पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फिर आपने ओपन किया सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में गए आप कहां पर, पार्ट 1 पर, पार्ट 1 में आप कहां गए, क्लाउज 53A में, वहां आपको ये लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है। बोला ऐसा कुछ हमने करना ही नहीं है सर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब उसके बाद ये पॉइंट हमने कंक्लूड करना था, ये मैंने पढ़ने के लिए कहा था आपको, ये एक दफा पढ़ लें जरा आप। एक दफा पढ़ के समझना है 2 दफा पढ़ लें, 2 दफा समझना है तो 3 दफा पढ़ लो। जी आपने बगैर पढ़े बोल दिया कि समझ ही नहीं आएगा, कितना यकीन है आपको अपने आप पर? बासित यहीं कहीं घूम रहा था, अभी तक नजर नहीं आया क्लास में। क्या हुआ? बेटा तुम्हारा काम क्या सिर्फ हर चलते फिरते को आवाज लगाना है, ये बताओ। बुरहान तुमसे बात कर रहा हूं। तुम क्रिकेटर कम और तमाशाई ज्यादा लगते हो मुझे, तमाशाई समझते हो? क्रिकेट खेलने वाला ग्राउंड में खेलता है, ग्राउंड से बाहर शोर थोड़ी मचाता है। जी जी बताइए, पढ़ा? देखिए सिनेरियो ये है कि अगर आपको सिर्फ क्या मिल रहा हो, मेडिकल अलाउंस, तो एग्जेम्पशन कितनी है, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, सिंपल।
अगर आपको सिर्फ क्या मिल रहा हो, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, तो इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन हो, तो ये फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो। और अगर ये फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट नॉट इन अकॉर्डेंस विद, तो फिर क्या है, टैक्सेबल। लेकिन अब आप वो एम्प्लॉई हैं जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप साल भर क्या करते रहते हैं, मेडिकल अलाउंस लेते रहते हैं, और जब असल में बीमार होते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी यूज करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको सेंस दीजिएगा, सेंस कि साल भर जो मेडिकल अलाउंस लिया वो तो आपने मेडिकल एक्सपेंस पे खर्च ही नहीं किया, सेंस समझिएगा। और जब वक्त आया, जब बीमार हुए, जब हॉस्पिटलाइज हुए, जब चेकअप करवाया, जब टेस्ट करवाए, तो वो सारे बिल्स रीइंबर्स करवा लिए या फिर मेडिकल फैसिलिटी क्या कर ली, अवेल कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल अलाउंस नहीं है। क्यों? कहने को तो मेडिकल अलाउंस है, यानी लॉ ये कहना चाह रहा है कि आप इसकी एग्जेम्पशन को मिसयूज कर रहे हो। अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है इन अकॉर्डेंस विद, तो फिर इसका मतलब अगर आपके पास पूरा साल मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर अवेलेबल है, तो फिर मेडिकल अलाउंस तो आप फ्री के खाते में ले रहे हो ना। वो पैसा तो आपने कभी अपने मेडिकल एक्सपेंस पे खर्च करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा आप मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ले लोगे। कुछ समझे बात या नहीं? तो फिर असल पैसा कौन सा, कहां खर्च हुआ, मेडिकल एक्सपेंस पर, रीइंबर्समेंट वाला। और मेडिकल फैसिलिटी के पैसे जमा करके आपने मोबाइल फोन खरीद लिया? नहीं, जवाब दें। जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, ये तो आपकी 10,000 रुपए की पर मंथ क्या हो गई, सेविंग हो गई। 20,000 रुपए की पर मंथ क्या हो गई, सेविंग हो गई। नहीं, क्योंकि फिर वो उस मकसद में खर्च होता हुआ नजर। तो अब लॉ क्या कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो, समझिएगा अच्छे तरीके से, अगर आपके पास आपको साल भर क्या मिल रहा हो, मेडिकल अलाउंस रेगुलरली मिल रहा हो, लेकिन आपके पास मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का भी क्या हो, ऑप्शन हो इन अकॉर्डेंस विद, तो फिर मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन खत्म। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे एक जुमला लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिएगा, किताब में लिखिएगा, रजिस्टर में, ताकि याद रहे। और यहीं लिखिएगा आसपास इसके, ये जगह है ना, यहां लिख दें, यहां जगह होगी ना, यहां पर इस ब्लॉक में लिख दें। ये जगह है आपके पास, ये ब्लॉक बना होगा, किताब में, किताब में, किताब घर पर है। अच्छा जी, आप लिख लेंगे किताब में, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप, और ये आप लिखेंगे इस ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए। ये इस बात की वजाहत है उर्दू जबान में, ठीक है जी। तो आप लिखना शुरू हो जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, रोमन में लिख सकते हैं आप अल्फाज कुछ, या अंग्रेजी के अल्फाज अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का इन अकॉर्डेंस विद, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
अवेलेबल होना ही, अवेलेबल होना ही, अवेलेबल होना ही, अवेलेबल होना ही मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को, मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को, मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देगा। विड्रॉ करने का मतलब क्या है? एग्जेम्पशन खत्म कर देगा। मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देगा। चाहे 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 आपने वो फैसिलिटी अवेल की हो या ना की। क्या मतलब इस जुमले का? चाहे आपने वो फैसिलिटी अवेल की हो या ना की। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गुड, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मेडिकल अलाउंस दे रहा है पाबंदी से, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल फैसिलिटी को भी हासिल करने का क्या है? ऑप्शन है। तो हाँ, जुमला ये बोला जा रहा है कि ऑप्शन होना ही मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को खत्म कर देगा। मतलब आप सारा साल बीमार नहीं हुए, आपको मेडिकल अलाउंस पाबंदी से मिलता रहा, लेकिन आपके पास मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, लेकिन आपने वो अवेल क्यों नहीं की? आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अवेलेबल होना ही मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को खत्म कर देगा। अवेलेबल होना ही, चाहे आपने उसको अवेल किया हो या, ये पेपर का पॉइंट है। यानी एग्जाम में सवाल आया, उसमें ये कहा था कि एम्प्लॉय को सारा साल मेडिकल अलाउंस मिलता रहा, लेकिन उसके पास पूरा साल मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बताएं, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा या फुली टैक्स हो जाएगा? अच्छा, अगर वो इसको अवेल कर लेता तो भी मेडिकल अलाउंस तो फुली टैक्सेबल होता, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन शर्त वही है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन हो और मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन हो। समझे बात या नहीं? बात क्लियर है? चले मैं बारी बारी सिनेरियो बना के पूछता हूं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस हो सारा साल तो एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर पूरा साल मेडिकल फैसिलिटी हो और उससे आपने बेनिफिट रीइंबर्स किया हो या अवेल किया हो, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। कब? अगर इन अकॉर्डेंस विद एम्प्लॉयर का, मेडिकल प्रैक्टिशनर का। अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन या एनटीएन, फिर टैक्सेबल हो जाएगी। आपके पास कोई मेडिकल अलाउंस मौजूद नहीं है, आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल नहीं है, आपके स्पेशल रिक्वेस्ट करने पर आपको मेडिकल एक्सपेंस क्या हो गए? रीइंबर्स हो गए। तो अब ये रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस हुआ नॉट इन अकॉर्डेंस विद, और फुली क्या हो जाएगा? 3 केस बन गए। अब मिक्स केसेस, आपके पास सारा साल मेडिकल अलाउंस मौजूद है, लेकिन साथ में आपके पास मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट का ऑप्शन भी है इन अकॉर्डेंस विद, तो इसका होना ही इसकी एग्जेम्पशन को खत्म कर दे, ये टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, सिनेरियो नंबर 2, आपके पास सारा साल मेडिकल अलाउंस है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन है। जवाब दें, आपने मेडिकल अलाउंस के साथ साथ इसको भी अवेल किया, तो ये तो क्या है? टैक्सेबल है। इसका टैक्स होना डिपेंड करता है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो है ही। अब 2 बातों पर, एनटीएन और मेडिकल प्रैक्टिशनर, एनटीएन और एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन पर। क्लियर? अच्छा, अब जरा सोचिए,
कि आपके पास सारा साल मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपको, साथ में मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट भी अवेलेबल है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ। सोचने का तरीका, इसका होना ही इसकी एग्जेम्पशन को, तो ये तो हो गई कहानी खत्म। अब बचा ये एग्जेम्प्ट है अगर शर्तें पूरी हैं तो, और ये भी टैक्सेबल है अगर शराइत पूरी नहीं है। ठीक है, अब आखिर में बात बचती है कौन सी, कि आपके पास मेडिकल अलाउंस था लेकिन मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसका मतलब क्या था, कोई ऐसी बात इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई, आपको आपका मेडिकल अलाउंस पूरा नहीं पड़ा तो इजाफी खर्चे के लिए आपने कंपनी से क्या ली, रीइंबर्समेंट। ये रीइंबर्समेंट नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो आप गुजारा कर रहे थे कि इस पर मेडिकल ना होने की सूरत में आपने इजाफी अमाउंट हासिल किया, तो अब ये नॉर्मल रहेगा, मतलब ये 10% क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, और वो जो अमाउंट आपको रीइंबर्स हुआ है वो क्योंकि नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो वो फुली टैक्सेबल होता है। क्लियर है बात या नहीं? यही लिखा हुआ है, देख लें अच्छी तरीके से। ओनली मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद द medical allowance is fully taxable and medical facility or reimbursement is exempt if NTN of medical practitioner and employer attestation are available. If NTN, जुमले को इस तरह समझना, फिर बोल रहा हूं कि अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का ऑप्शन है तो इसकी एग्जेम्पशन, इसकी छुट्टी हो गई। अब सोचें किसका, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का, इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एनटीएन और एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन मौजूद है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये भी। तो ये वो वाहिद केस है जहां पे दोनों टैक्सेबल हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाइएगा कि जब दोनों चीजें होंगी तो दो में से कोई एक टैक्स होगा, ये नहीं पढ़ाया मैंने। अगर आप अपनी तरफ से गलत अप्रोच रखेंगे मसला खराब हो जाएगा। मैंने इस तरह पढ़ाया कि इस चीज के होने से इसकी एग्जेम्पशन खत्म हो रही है, तो ये है तो इसकी एग्जेम्पशन खत्म है। अब इसका रूल आप याद कर लें, सही है ना, बात समझ में आती है? अच्छा, इफ एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एम्प्लॉयज अटेस्टेशन इज, देन बोथ फिगर्स आर फुली टैक्सेबल। फिर अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट मिल रही है नॉट इन अकॉर्डेंस विद, तो इसका मतलब, इस लाइन को समझें, बहुत सारे बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास सारा साल मेडिकल अलाउंस था लेकिन मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ये ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो एग्जेम्पशन खत्म होती किसकी, जब ये ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो ये ऑप्शन ना होने से अलाउंस की एग्जेम्पशन खत्म नहीं हुई। समझे कुछ बात या नहीं? अब मेडिकल अलाउंस क्या रहा, एग्जेम्प्ट रहा, और अब मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट जो हो रही है वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद, वो जैसे टैक्सेबल है वैसे ही टैक्सेबल। क्लियर है पिक्चर में या नहीं? तो मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ एंड मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट इज फुली टैक्सेबल। याद रहेगा? अच्छा, अब इधर भी बच्चों को ट्रैप करता है, रट्टे मारने वालों को एग्जामिनर। पेपर में लिखता है जी पहली जनवरी जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट दे रही थी। 1 जनवरी से आपकी कंपनी ने मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट डिसकंटिन्यू करके आपको मेडिकल अलाउंस देना शुरू कर दिया। अब इसको कहा जाएगा ये मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों बैक वक्त मौजूद हैं। जिन 6 महीनों में मेडिकल फैसिलिटी मौजूद थी उन 6 महीनों में मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन था, और जिन 6 महीनों में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उनमें मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का ऑप्शन है। तो इसका मतलब अब कैसे करेंगे इसको डील?
भाई जिन 6 महीनों में मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी या री इम्बर्समेंट का ऑप्शन था, उन 6 महीनों में वो फैसिलिटी इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ, तो अगर कोई रीइंबर्समेंट हुई या फैसिलिटी अवेल की गई तो एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन या एनटीएन मौजूद है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, तो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। 6 महीने खत्म, अगले 6 महीने क्या मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। तो फिर जब मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो फैसिलिटी वाला ऑप्शन है या नहीं है, तो मेडिकल अलाउंस जैसा एग्जेम्प्ट है वैसे एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एग्जामिनर ऐसे सिनेरियो बनाएगा जिसमें आपको जो खास तौर पे पढ़ाया जा रहा है कि देखो इससे बचना, गलती नहीं करना, उसी में आप परेशान हो सकते हैं। बैक वक्त होने का मतलब है सेम टाइम फ्रेम में दोनों का एक वक्त में मौजूद होना, ठीक है, सही है ना, बैक वक्त मौजूद होना, ठीक। अच्छा जी जी, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन मिल जाता है तो एम्प्लॉयर को अटेस्टेशन देने में क्या जाएगा, तो अटेस्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेशन हो एनटीएन ना हो, एनटीएन हो अटेस्टेशन ना हो, तब भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब आप बताएं इनमें से आसान बात कौन सी है, एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताइएगा कि आपको इसका ट्रीटमेंट आता है कि नहीं आता। मेडिकल रीइंबर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज। एम्प्लॉयर ने मेडिकल रीइंबर्समेंट के खर्चे की कितनी लिमिट लगाई हुई है, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि आपको एक साल में ज्यादा 3 लाख रुपए तक की मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिलेगी। हाँ, तो अब 3 लाख तक जो भी रीइंबर्समेंट होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। शर्त 2 हैं आगे, वो होनी चाहिए। अब जुमला पढ़िएगा, समझिएगा। हाउएवर अ बिल ऑफ ₹460,000 हैज बीन reimbursed on employees special request with NTN of the, खर्चा कितना हुआ, लिमिट कितनी थी, और इस पूरे बिल का अटेस्टेशन भी है और एम्प्लॉयर उसका क्या कहते हैं मेडिकल प्रेशर का एनटीएन भी है। तो ऑप्शन ए पूरा 4,60,000 एग्जाम, ऑप्शन 2 4 लाख में 3 लाख एग्जाम्प्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और 1,60,000 टैक्सेबल नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से। जवाब दें, पक्का ऐसा ही है, चलें। मेडिकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड अप टू 31 दिसंबर 20x4। 31 दिसंबर तक आपको क्या मिलता रहा, आफ्टर रिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी नाउ बीइंग फ्रॉम 1 जनवरी 20x5 इंस्टेड ऑफ। तो वही बात है, जिन 6 महीनों में मेडिकल अलाउंस मिल रहा था, क्या उन 6 महीनों में मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का ऑप्शन था, या जिन 6 महीनों में मेडिकल या फैसिलिटी रीइंबर्समेंट मिल रही है उन 6 महीनों में मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन है। इसका मतलब ये दोनों बैक वक्त टेकन टुगेदर नहीं, टेकन टुगेदर याद है या नहीं याद, यानी जब आप दोनों को टेकन टुगेदर कर सकते हो तो फिर क्या मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देगा, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट का इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होना। ये जुमला याद रहेगा, देखते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटी वुड बी सब्जेक्ट टू एनटीएन, इन दिस केस मेडिकल अलाउंस वुड बी एग्जेम्प्ट अप टू
एज इट कैन नॉट बी टर्म्ड इन एडिशन टू। क्यों ये इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? क्योंकि दोनों बैक वक्त सेम टाइम मौजूद नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक। अरे डिजाइन बना लो, कॉपी कर लो, जैसे डिजाइन दिख रहा है वैसा बना लो। नहीं, ये जुमला पता है कहां बोला गया था? एक बार बीकॉम का एग्जाम चल रहा था। ठीक है भाई, बीकॉम के एग्जाम तो आपको पता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, इंटर, 9 मैट्रिक। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था। दूसरा दोस्त लिखा जा रहा है, पहला दोस्त उसके पास से देख के लिखे जा रहे। तो जब उसको कोई प्रॉब्लम हुई, उसने बोला यार ये क्या लिखा हुआ है? तो दोस्त का जवाब था जैसा डिजाइन बना हुआ है ना वैसा बना लो। ठीक है ना? तो बहरहाल राव साहब कह रहे हैं कहानी सुनी सुनी लग रही। हाँ, वो नहीं होता टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम चलता है, उस पे लिखा होता है ममासलत महज इत्तफाकिया। सुना है आपने? ये सारे किरदार फर्जी हैं, ममासलत महज इत्तफाकिया है। यानी मतलब हमने तो कहानी फर्जी बनाई है, लेकिन अगर ये किसी की जिंदगी से जाके मैच हो जाए तो उसमें हम कसूरवार नहीं। सही है ना? हसीब कह रहा है यस सर मैं हूं मौजूद क्लास में। यस सर। आज बासित नहीं है हसीब, सैफुल्लाह अपनी दुनिया में रहता है। जी, हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पेंशन का ट्रीटमेंट सीख चुके। आवाज नहीं आ रही। पेंशन क्या है? रिटायरमेंट का बेनिफिट तो है, लेकिन पेंशन की टैक्सेबिलिटी क्या है? अगर पेंशन रिसीव करने वाले की एज 50 प्लस, हाँ 70 साल से क्या हो, ज्यादा हो, तो पेंशन एग्जेम्प्ट है। याद है? और अगर पेंशन रिसीव करने वाले की एज 70 साल से कम है तो फिर पेंशन क्या होगी? टैक्सेबल होगी। उसकी टैक्सेबिलिटी के दो तरीके हैं, एफटीआर और एनटीआर। एफटीआर में पेंशन फॉल करेगी नॉर्मली, मतलब यानी कि पेंशन एफटीआर में फॉल करेगी, और वहाँ दो रेट डिफाइन हुए हैं, 10 मिलियन तक 0% और 10 मिलियन से एक्सीड करने पर 5% जो कि अप्लाई होगा 10 मिलियन से एक्सीड करने वाले अमाउंट पर। लेकिन अगर ये रिटायर्ड एम्प्लॉय जो पेंशन रिसीव कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद सेम एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के पास काम करे, तो पेंशन फिर नॉर्मल सैलरी के साथ जाके क्या होगी? टैक्स होगी, नॉर्मल रेट्स के साथ। याद है? इसके बाद पढ़ा हमने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, वो भी मैंने समझाया, लास्ट क्लास लगाई इसके ऊपर, स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने आपके सामने लास्ट क्लास। शायद वो रिकॉर्डिंग में पता नहीं आया कि नहीं आया, इससे पता लगेगा रिकॉर्डिंग घर जाके कौन देखता है। बोला सर यहां भी सुने और घर जाके भी देखें। जी आया था रिकॉर्डिंग, वो जो मैंने फर्क किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का और परपिचुटी का। याद ही नहीं आ रहा कुछ भी? आ रहा है। उसमें मैंने कहा था कि असल फंड क्या है। अगर आप वो असल फंड विड्रॉ करते हैं तो ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। अगर ये करने वाला कौन हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर फुली एग्जेम्प्ट है। अगर ये अप्रूव पेंशन से मिल रहा हो तो भी फुली एग्जेम्प्ट है। अगर ये अनअप्रूव पेंशन से मिल रहा हो तो एग्जेम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। जबरदस्त। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। एक वो जो
कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन आउटसाइड या पाकिस्तान में रिसीव ना करे। नंबर 2, डायरेक्टर जो कि कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय ना हो। नंबर 3, नॉन रेजिडेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसको, ग्रेचुटी को। ग्रेचुटी रिसीव करने वाला अगर कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अप्रूव फंड से रिसीव कर रहा है, अप्रूव स्कीम से रिसीव कर रहा है, एग्जेम्प्ट अप टू ₹3 लाख, और अनअप्रूव स्कीम या फंड है तो वही एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्ट अप टू ₹75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। ये याद होना चाहिए आपको। और 4 लोग ऐसे हैं जिनको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 3 वही, एक कौन, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में कोई ग्रेचुटी रिसीव कर चुका हो। ठीक है ना, याद है सबको या नहीं? अच्छा जी, अब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की हेडिंग हमने पढ़ी कहां थी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में। याद रखिएगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाकर लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स के लिए प्रोविडेंट फंड शामिल नहीं था। वो था कंपनसेशन या गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत मिलने वाले अमाउंट के लिए। वो ऑप्शन सिर्फ बी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल था। प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन कैसे होगी, ये अलग टॉपिक है। याद है सब कुछ या नहीं? अगर है तो बेहतरीन, जबरदस्त, वरना मैं आपको जगाता रहूंगा। और अभी यकीन करें सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, बाकी सबने कौमी तराना बनाया हुआ था। याद किसी को भी नहीं होता, लेकिन असेंबली में सब पढ़ रहे होते। कौमी तराना है ना, कौम के साथ मिलके सब पढ़ लेंगे, अकेले नहीं पढ़ पाएंगे जी। जग जाती। इस बार तो आपके पेपर भी यौम आज़ादी के बाद है, 17 अगस्त। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करें बेटे टॉपिक या नहीं? नो सर, यही तो मुझे सुनना चाह रहा था। नो सर, ओ भाई कभी तो पढ़ लिया करो जी। एन्युटी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन लास्ट क्लास में समझाया था किसके लिए, सुपर एनुएशन फंड के लिए। इस क्लास में समझा रहा हूं प्रोविडेंट फंड के लिए।